हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी शार्क। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं बच्चों कि हम बहुत सारे चैप्टर अपना एसएसटी में कर चुके हैं, पर आज हम लोग करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर क्लास 9 इकोनॉमिक्स, जो कि है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इससे पहले मैं आपका पीपल एज रिसोर्स करा चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी आपका पॉवर्टी एज अ चैलेंज भी करा चुकी हूँ। आज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया बचा है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि मैं अपना विलेज ऑफ पालमपुर क्यों नहीं आया, क्योंकि बच्चे वो जो चैप्टर है वो एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर था और इसने जनरली उसको सीबीएसई ने एक्टिविटी में रखा है और उससे एक्टिविटी आएगी। पर फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए वो चैप्टर भी लेके आऊँगी। तो मैं चाहती हूँ बच्चों की क्या कहते हैं आपके लिए मैं छोटे छोटे वीडियोज़ अवेलेबल कराऊँ, क्योंकि कहीं तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियोज़ अवेलेबल कराऊँगी वन शॉट वाले, वो तो मैं कराऊँगी आपके कभी ना कभी, बट मैं अभी आपके लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँगी वीडियोस को, ताकि आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना हो सके। और अगर आप एक दिन में इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप वही टॉपिक पढ़ें। तो आज जो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया है इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि कौन कौन पीपल हैं, क्यों हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए होती है। ये दो चीज़ें जो है हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसके बाकी आगे की जो चीज़ें हैं ये मैं अगले पार्ट में आपके लिए अवेलेबल कराऊंगी, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे पार्ट्स आपके लिए लाना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपका स्क्रीन टाइम जो है ज़्यादा ना हो फ़ोन में। और अगर आप एक दिन में इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो वो एक टॉपिक पढ़ें, दूसरे दिन आपके लिए दूसरा टॉपिक है ना। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियोस की लेंथ भी जो है वो बड़ी नहीं होगी, एक एक घंटे ही, क्योंकि स्क्रीन टाइम कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है आपकी आंखों में, जिससे आपकी आँख ख़राब हो सकती है। इसलिए डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए आज से छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी, पर उसमें सिंगल टॉपिक जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके लिए मौजूद होगा सिंगल टॉपिक का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ फूड सिक्योरिटी का बच्चे, तो आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी क्या है। जैसे कि आपके बुक ने दे रखा है कि फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग टू स्क्वायर मील्स, ठीक है। फूड सिक्योरिटी डिस्टेंस यहाँ पे देखो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा थॉरली, तो इसमें देखो लिखा है आपका कि फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी टू फूड टू ऑल द पीपल इन एट ऑल टाइम्स. The poor household are more vulnerable to food security whenever there are problems of production or distribution of food crops. Food security depends on the public distribution system, PDS, and government vigilance and action and times when this food security is threatened. अब डिस्ट्रिक्ट अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको बताया है कि फूड सिक्योरिटी क्यों चाहिए होती है। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं हुआ बच्चे कि आप फूड को सिक्योर कर रहे हो, आपने एक जगह फूड रखा है, उसके चारों ओर जो है आपने क्या करा है, बिल्कुल बॉडीगार्ड्स वगैरह लगा रखे हैं और उसका फिर वहाँ पूरी प्रोटेक्शन है। ये आपकी फूड सिक्योरिटी नहीं होती। फूड सिक्योरिटी मीन्स कि आपके पास क्या फूड अवेलेबल है, क्या आप उस फूड को अफोर्ड कर पा रहे हो, क्या उस फूड को आप लोग गेन करके उसको खा पा रहे हो। तो बेसिकली दिस इज़ ओनली व्हाट इज़ कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। अगर मैं फूड सिक्योरिटी की बात करूँ तो फूड सिक्योरिटी मतलब उसमें जो है 3 डायमेंशंस आपके फूड सिक्योरिटी के देखे जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि क्या आपके पास फूड अवेलेबल है। देन आपका नेक्स्ट देखा जाता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि क्या वो फूड हर एक इंसान तक पहुंच रहा है, हर एक बच्चे तक, हर एक बच्चे से लेकर बुढ़े तक पहुंच रहा है वो। फिर तीसरा देखा जाता है अफोर्डेबिलिटी, यानी कि बच्चे की जो आपका इंडिविजुअल है उसके पास इनफ पैसे हैं कि वो पर्टिकुलर फूड आइटम को खरीद सके। इसके बाद फिर वाई फूड सिक्योरिटी का अगर क्वेश्चन आता है तो वाई फूड सिक्योरिटी का मतलब बच्चे ये हुआ कि अगर आपका सपोज मान लो नेचुरल डिज़ास्टर या कैलेमिटी आया है या फिर कुछ भी चीज़ ऐसी चीज़ आई, तो बच्चे उस समय क्या होता है फूड की बहुत शॉर्टेज हो जाती है और जनरली फूड ख़राब हो जाता है। तो उस समय के लिए या उस समय आपकी जो खेती होती है वो भी ख़राब हो जाती है, फसल ख़राब हो जाती है। तो ऐसे समय में क्या गवर्नमेंट के पास इनफ स्टॉक्स ऑलरेडी फूड के रख रखे हैं, क्या हमारे पास फूड तब भी बचेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब हम फूड सिक्योर करना सीखेंगे। अगर आप लोग के पास फूड सिक्योरिटी होगी तो चाहे कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, चाहे कोई भी पेंडेमिक आ जाए, कोविड-19 से लेकर कोई भी, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर हमारी फसल भी ख़राब हो रही है हमारे पास ऑलरेडी फूड के स्टॉक्स रखे हैं, ठीक है। तो अब डिस्ट्रिक्ट अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे फूड इनसिक्योर है कौन से लोग।
मैंने अभी बात करा आपका फूड इनसिक्योर, तो फूड इनसिक्योर यानी कि डियर स्टूडेंट वो लोग वल्नरेबल ग्रुप्स, जैसे अगर मैं बात करूँ वुमेंस की, विडो वुमेंस की अगर मैं बात करूँ, बच्चों की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं तो फूड इनसिक्योर होते हैं, यानी कि जिनके पास फूड अच्छी तरह पहुँचता नहीं है, जो अपना खाना नहीं खा पाते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है ना। तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आपके हो गए पीटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हो गए, या फिर आपके बैगर्स हो गए, ये एक दिन में थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठा करते हैं, उन पैसों से फूड लाने की कोशिश करते हैं, बट कभी कभार बच्चे ऐसा होता है कि इनको इनफ फूड नहीं मिल पाता है ना, जिसकी वजह से ये माल नरिश्ड रह जाते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हो गए जो ऑलरेडी पेट में हैं और उनको अच्छी तरह वो भी माल नरिशमेंट का शिकार बन रहा है, उनको भी अच्छी तरह खाना नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से मदर या फिर जो बच्चा है उन दोनों में से ही किसी एक की जो है मौत हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़ इंडिकेटिंग टू अस। ओके, सो अगर मैं बात करूँ फूड इनसिक्योर पीपल की, तो बहुत सारे पीपल हो गए, पीटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर देयर, ट्रेडिशनल सर्विसेज प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज आर देयर, आर्टिशंस आर देयर, एंड मैनी पीजेंट्स आर ऑल्सो हु आर नॉट एबल टू गेट देयर फूड इन सीजनल कंडीशंस, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आपकी बुक ने 2 स्टोरीज दी थी रामू और अहमद की है, तो मैं डिटेल में बात करूँगी जब मैं अपने पार्ट्स के बारे में बात करूँगी, लेकिन अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको चैप्टर का ओवरव्यू। तो उसमें मैं आपको बता जा रही हूँ, ऊपर से रिएक्शन कभी कभार कास्ट सिस्टम जो आता है ओबीसी एससी एसटी वाला, उसकी वजह से जो इंसान ओबीसी वाला ऑलरेडी जो है पुअर है वो और पुअर हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस कास्ट डिस्टिंक्शंस भी उनको जो है बहुत ज़्यादा खाने की शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है हर स्टेप में। और डियर स्टूडेंट इसी तरह अगर मैं बात करूँ आपके हंगर की, तो हंगर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और हंगर में हमारे पास 2 टाइप के हंगर आते हैं, क्रॉनिक हंगर, सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर का मतलब होता है आपको पूरे साल भर ही अच्छी तरह खाना नहीं मिल पा रहा है, आप माल नरिश रह जा रहे हो। और वहीं पे सीजनल हंगर का मतलब बच्चे ये होता है कि आप सीजनली, जैसे अगर मैं एग्रीकल्चरल लेबर्स की बात करूँ, सो व्हाट दे आर बेसिकली डूइंग इज उनको जो है मतलब हार्वेस्टिंग, वो सोइंग तक उनको खाना मिल रहा है, सोइंग के बाद बाकी का पीरियड तो वाटर वगैरह का हुआ, उसके हार्वेस्टिंग का पीरियड आया, फिर उनको पैसा मिला खेत मतलब सब फसल बेचने बेचने का, उसके बाद फिर जो है तो मतलब इस तरह सीजन वाइज वो जो है अपना मतलब फूड से जो है पेट भरते हैं, मतलब उनको हर समय जो है पैसा नहीं मिल पाता है ना, तो सीजनल हंगर वहाँ पे आ जाता है। दूसरा बच्चे अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है आपका एम कर रहा है सेल्फ एफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस जो इंडिया जो है फूड ग्रेन्स में कहीं ना कहीं सेल्फ एफिशिएंसी यानी कि बिल्कुल अच्छी एफिशिएंसी में लाने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। उसके लिए इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आपका आया जिसमें प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस जो है स्पेशली प्रमोट हुआ। देन अगर मैं बात करूँ वाइट रिवॉल्यूशन की, वीट रिवॉल्यूशन भी आपका आया, फिर आपका वाइट रिवॉल्यूशन में मिल्क का प्रोडक्शन वगैरह हुआ है ना, तो मतलब इस तरह से डिफरेंट रिवॉल्यूशन जो है आपके आते रहे, है ना। उसके फिर अगर मैं इंडिया की फूड सिक्योरिटी की बात करूँ, तो इंडिया में आपको पता है कि भाई फूड सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट है उन्होंने फूड सिक्योरिटी जो पूरा फूड सिक्योरिटी सिस्टम है इसको उन्होंने गवर्न करने के लिए 2 कंपोनेंट्स बनाए। पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीसी, जिसको बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो डिटेल में जैसे बफर स्टॉक तो क्या है बच्चे की, जो स्टॉक आपका फूड ग्रेन्स का स्टॉक होता है पूरा, जैसे वीट और राइस हो गया, जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है फार्मर्स से किसके द्वारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि एफसीआई के द्वारा वो परचेस करते हैं वीट और राइट फार्मर से। एक फ़िक्स प्राइस जो है वो अनाउंस कर देते हैं फार्मर से कि भाई अगर हम 2700 क्विंटल लेंगे तो हम लोग उतना ही लेंगे, और फिर फार्मर्स को पैसे दे के वो ले लेते हैं ग्रेन्स। फिर वो जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को देने के बाद वो क्या करते हैं, वो इनको मार्केट में बेचते हैं और लो प्राइस में बेचते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट के प्राइस से बहुत कम प्राइसेस में, और इनको हम इशू प्राइसेस भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करूँ तो ये पूरी प्रोसेस कैसे वो हो रही है आपकी एग्जीक्यूट, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है आप विद द हेल्प ऑफ आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या हुआ, फार्मर ने जो है अच्छी तरह से एक बार ख़रीद लिया सारा सामान, उसका फिर जब वो लो प्राइसेस में बेच रहा है तो कहाँ बेच रहा है, वो फेयर प्राइस शॉप्स में बेच रहा है यानी कि राशन शॉप्स। और अगर आपने सुना होगा तो उसको कंट्रोल की दुकान भी कहते हैं, जो बच्चे में से रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो वहाँ पे बेचा जाता है और वहाँ पे इसको इशू प्राइसेस में बेचा जाता है।
ठीक है। उसका फिर जो रेशनिंग जो पूरा कॉन्सेप्ट है रेशनिंग का, ये आपका आया था जब बंगाल में डिएस्टन आपकी क्या आई थी, एक बहुत ही ज़्यादा फेमाइन आई थी, जिस हंगर की वजह से लोगों की जब डेथ हो गई थी वहाँ 1943 में, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस हुई थी, पीडीसी वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है। अगर मैं करंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करूँ तो हमें पता है मतलब रेशनिंग तो जो है 1940 में इंडिया में आई थी, और उसके बाद से काफ़ी सारे मेजर्स लाए गए, जैसे डिस्ट्रिक्ट आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया। ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम सर्विसेज आया। उसका फिर आपका आ जाता है वर्क फॉर फूड फॉर वर्क आ गया। ठीक है। और उसके फिर डीएसएल आपके इसी तरह और प्रोग्राम्स आए, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आ गए आपके, मिड डे मील्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हो गए, डिफरेंट टाइप के। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपका 2013 में आया। इसलिए डीएसएल अगर मैं करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करूँ तो फिर डीएसएल जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीसी, उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो है कि फूड सिक्योरिटी को अच्छी तरह लाना है ना। और इसमें जो है ना बहुत सारे जो है मेजर्स करे, जैसे उन्होंने जो है आपका धीरे धीरे जो है वो लाए रिमैप्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसी तरह जो है इस क्या कहते हैं वो लाए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टीपीडीसी, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने सेपरेट पार्ट्स में। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बेसिकली। ठीक है। इसी तरह आपका अंत्योदय अन्न योजना भी आपका आया, अन्नपूर्णा स्कीम भी आपका है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आई। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो पीडीसी के थे, मतलब जो हेल्प करता है फार्मर्स को, यानी कि कहीं ना कहीं जो इसके बेनिफिट्स थे वो ये थे बच्चे कि आपका कहीं ना कहीं ये स्टेबलाइज कर देता था प्राइसेस, है ना, और फूड जो कंज्यूमर को अवेलेबल है। ठीक है। अफोर्डेबल प्राइसेस में उनको मिलते थे। उसका फिर ये बहुत ही अच्छा जो है तरीका था हंगर वगैरह जैसी समस्याओं को कम करने का। सेकेंडली जो है ये बहुत सारे जो पुअर हाउस होल्ड थे, जो कभी खाना बाय नहीं कर पाते थे, वो भी अब अपना पेट भर के जो है खा सक रहे हैं। और इससे जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो इनकम है, इनकम सिक्योरिटी है फार्मर्स की, वो भी सस्टेन हो रही है, बिकॉज उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑलरेडी मिल जाता है। इसी तरह जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अगर कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। नुकसान में जैसे आज आपका आ जाता है कि ग्रेनरीज पूरी भरी हुई है, पूरी ओवरफ्लो हो रही है, पर आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं हंगर का सामना करना पड़ रहा है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है बिकॉज पुअर एग्जीक्यूशन ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है भूखे अभी भी मर रहे हैं, जबकि ग्रेन्स पूरे भरे हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि ग्रेन्स के अंदर जो ग्रेन्स होते हैं, मतलब जो ग्रेनरीज होती हैं उनके अंदर जो ग्रेन्स होते हैं वो सारे सड़ जाते हैं, उसमें रैट्स वगैरह आ जाते हैं, है ना, फंगस लग जाता है कई बार मॉइस्चर आने की वजह से। तो ये पुअर स्टोरेज की फैसिलिटी और पुअर एग्जीक्यूशन ऑफ ए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से क्या होता है डीएसएल कहीं ना कहीं आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा भूखे मर जाते हैं, क्योंकि डिजिटल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पुअर एग्जीक्यूशन होता है। तो ये कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक्स है कि भाई ग्रेनरीज तो पूरी भरी है लेकिन लोगों के पेट नहीं भर पा रहे हैं। दूसरा क्या है डिजिटल, दूसरा ये है कि चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न्स की अगर मैं बात करूँ डिजिटल, तो आपने देखा होगा कि भाई क्रॉपिंग पैटर्न्स में क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं, उनको अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जा रहा है तो वो जो है वीट और राइस ही उगा रहे हैं और चीज़ें नहीं उगा रहे हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको जो है बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा रहा है ना। तो ये सारी समस्याएं जो है पैदा हो रही हैं। उसके बाद फिर अगर मैं तीसरा बात करूँ आपका, तो तीसरा आपका क्या है कि इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो आपको पता है कि भाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सही ढंग से एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है काफ़ी समस्या हो रही है, बहुत लोग भूखे मर जा रहे हैं, ग्रेनरीज पूरी भरी है लेकिन फिर भी खाना नहीं पहुंच रहा है ना। उसके अगर मैं बात करूँ आपके माल प्रैक्टिसेस की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो आपको पता है कोई लोग जो है ओपन मार्केट में जो है ग्रेन्स बेच के आ जा रहे हैं, कोई लोग जो है क्या कर रहे हैं पुअर क्वालिटी ग्रेन जो है बेच दे रहे हैं, इरेगुलर जो है ओपनिंग कर रहे हैं शॉप की, रेगुलरली जो है ओपन नहीं कर रहे हैं, है ना। और कई बार जो है कार्ड्स के कन्फ्यूजन की वजह से भी जो है लोगों को खाना नहीं मिल पाता और वो भूखे रह जाते हैं ना। तो ये सारी कुछ कुछ जो है ड्रॉबैक्स भी इस सिस्टम में आते हैं। अगर मैं रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स की बात करूँ फूड सिक्योरिटी में, तो कोऑपरेटिव्स ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है फूड सिक्योरिटी में। ठीक है। सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोऑपरेटिव जो है सोसाइटी क्या करती है, वो शॉप्स को सेटअप करती हैं, और जो शॉप सेटअप करती हैं वो, ठीक है,
और वहाँ पे जो है लो प्राइस गुड जो है पुअर पीपल को बेचती है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ फेयर प्राइस शॉप्स की जो तमिलनाडु में जो है चल रही है, यानी कि राशन शॉप्स, वहाँ पे अराउंड 94% जो है वो कोऑपरेटिव द्वारा जो है चलाई जा रही है ना। और इसी तरह अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ मदर डेयरी जो है क्या कर रही है, डिफरेंट टाइप के स्ट्राइड्स प्रोविज़न स्ट्राइड्स बना रही है। प्रोविज़न किसके प्रोविज़न के लिए, मिल्क और वेजिटेबल के लिए टू द कंज्यूमर। और रेट भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने डिसाइड करा है उसी रेट में जो है वो बेच रहे हैं। इसी तरह डी स्टैंड अमूल का अगर मैं बात करूँ तो गुजरात साइड जो है मिल्क के प्रोडक्ट्स वगैरह की जो बेचने का है वो अमूल कंपनी देख रही है। इसी तरह डी स्टैंड, तो ये पूरा जो है कहीं ना कहीं वाइट रिवॉल्यूशन कौन लाया, अमूल लाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वाइट रिवॉल्यूशन क्या है, मिल्क का बेस्ड है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, है ना। अगर मैं बात करूँ एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस वाले की, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस की बात करूँ, एडीसी की बात करूँ, तो यहाँ पे भी जो है डी स्टूडेंट इसने भी जो है कहीं ना कहीं जो एनजीओ का नेटवर्क है उसको फैसिलिटेट करा है, ताकि जो ग्रेन बैंक्स हैं वो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट रीजन्स में जो है सेटअप हो सकें। एडीसी ने जो है कहीं ना कहीं जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी जो है ऑर्गेनाइज और ट्रेन कर रहे हैं, ताकि जो फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर करी जाए एनजीओ के लिए, बिकॉज एनजीओ के द्वारा काफ़ी गरीब लोगों तक जो है खाना पहुंचाया जा सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जिसमें आपकी हो रही है। ये था आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर जो मैंने आपको बताया है, यानी कि 15 मिनट्स के अंदर मैंने आपको जो पूरा चैप्टर है उसकी बता दी है। और अगर मैं अब आपका पार्ट वाइज बात करूँ तो पार्ट वाइज एक्सप्लेनेशन तो मैं रोज़ रोज़ आपको देते ही रहूँगी। तो अगर आज हम बात करने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमारी चल रही है, तो आज हम फटाफट बात करते हैं इसकी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और अब हम आते हैं व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी में। तो देखो, फूड इज़ द एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज़ फॉर ब्रीदिंग। तो अब देखो, फूड जो है बहुत ज़रूरी है रहने के लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई बताने वाली बात तो है नहीं। अगर हम एक दिन भी खाना नहीं खाते हैं हमारी हालत ख़राब हो जाती है ना। जैसे हमारे लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह हमारे लिए खाना भी बहुत ज़रूरी है अगर हमें जीना है ना। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। फूड सिक्योरिटी हैज़ फॉलोइंग डायमेंशन। अब फूड सिक्योरिटी के पास क्या क्या डायमेंशन है, लेट अस सी। सबसे पहले डिस्टेंस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए फूड। भाई फूड का प्रोडक्शन तो करवाओ, अगर फूड अवेलेबल होगा तब तो भाई लेने वाला लेगा फूड। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज़ वन डायमेंशन। फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी, कैसे इंश्योर किया जाएगा कि भाई जो कोई भी जो है इंडिया में भूखा ना रहे। तो इसको इंश्योर करने के लिए मेन चीज़ बच्चे यही है कि आपका फूड अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज़ मस्ट। फूड का प्रोडक्शन होगा तभी लेने वाला फूड लेगा, और तभी लोगों तक फूड पहुंचेगा और फूड लोग खाएंगे और रहेंगे। तो सेकंड इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, मीन्स फूड इज विद इन द रेंज ऑफ एवरी पर्सन। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, बोथ आर द सिमिलर टर्म्स। नो, बोथ आर नॉट द सिमिलर टर्म्स। इसको हम लोग 3A भी बोलते हैं। डायमेंशंस ऑफ फूड इज 3A, जो कि होता है आपका अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अगर मैं एक्सेसिबिलिटी की बात करूँ, एक्सेसिबिलिटी यानी कि मतलब होता है कि हर एक इंसान तक फूड एक्सेस, मतलब फूड का एक्सेस हर एक इंसान तक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर फूड जो है आपका हरियाणा में प्रोड्यूस हो रहा है तो भाई वो जो है आपका शिलोंग शायद तक जाएगा ही नहीं, वो जो है आपका नीचे जो है कहीं ना कोने वाले पार्ट आसाम वगैरह में वो फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ऐसा तो ना होता है ना। एक्सेसिबल मीन्स कि भाई इंसान के पास पैसा भी है, हर चीज़ है, लेकिन फूड एक्सेसिबल नहीं है। मतलब फूड वो एक्सेस, उसके पास फूड का एक्सेस नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि सोशल नॉर्म्स की वजह से, कि भाई सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण, SC ST OBC वगैरह, ये जो सिस्टम चलता है, इसकी वजह से भी लोगों के पास फूड का एक्सेस नहीं होता है। बहुत सारे लोअर कास्ट बैकवर्ड क्लासेस के पास, उनके पास पैसा भी है, फूड अवेलेबल भी है, बट एक्सेस नहीं है, वो फूड नहीं ले सकते। तो भाई क्या फ़ायदा, है ना। तो भाई एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि फूड हर एक इंसान तक जो है पहुंचना चाहिए। देन अफोर्डेबिलिटी मतलब कि फूड जो है इतने रुपए का होना चाहिए कि भाई एक इंडिविजुअल के पास इनफ पैसे हों उसको खरीदने के लिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया 3 डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है। So enough food is available for all person. All person have the capacity to buy food for acceptable quantity, acceptable quantity. Then there is no barrier on access to food.
ठीक है, कोई भी बैरियर आगे नहीं आना चाहिए, चाहे वो कास्ट सिस्टम वाला बैरियर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित वाला बैरियर हो, बट वो नहीं आना चाहिए। फूड हर एक इंसान तक पहुंचना चाहिए। तो आई होप डियर स्टूडेंट आज जो है आपको व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी और जो इंट्रोडक्शन हो वीडियो का वो अच्छा लगा हो। बाकी डियर स्टूडेंट अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी शार्क फॉर मोर अपडेट्स। टुमारो वी विल कंटिन्यू पार्ट 2 डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगी इसके आगे के टॉपिक्स, यानी कि हम लोग समझेंगे हु आर फूड इनसिक्योर एंड वाई फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।